नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सितंबर 53 यानी कि 53 करने वाले हैं। ठीक है, और वही सीरीज है आपका किरण पब्लिकेशन के। हम 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रहा है जिसमें हम 100 वीडियो में पूरे 2000 क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो नंबर 53 आप देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन अब इसमें भी करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको साइंस अच्छी करनी है, आपको रेलवे में अच्छा स्कोर करना है साइंस में, आपको पता है साइंस की इंपॉर्टेंस। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आपके सिर्फ साइंस से आने हैं। एनटीपीसी में बात करें इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर जो आप पहली बार जुड़े हैं तो पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके जरूर देखो। 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं, उसमें आपको 20 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। यानी कि बात करें, अगर जो आप अभी अभी देख रहे हो तो आप आराम से 10 से 15 दिन में पूरे वीडियो को देख सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो जाओ जल्दी से देखो। साथ में हमारी साइंस की PDF चल रही है, जिनको लेना हो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपने कितने क्वेश्चन आज के वीडियो से सही किए। तो आप कट ऑफ भी मैं रखने की कोशिश करता हूं। तो आज के वीडियो का कट ऑफ है 17, यानी कि 17 क्वेश्चन जो भी बच्चा करेगा वो मुझे कमेंट करके बताएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, ये भी आसान है कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होती है। अब यहाँ पे एक बात आपको पता होगा कि कोई भी जो अधिकांश मैक्सिमम जो द्रव होते हैं उनको गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? आयतन में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी होती है। ठीक है, घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। पानी के साथ क्या होता है? पानी दो चीज़ों में होती है। एक तो आप पानी को जब गर्म करोगे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग व्यवहार करेगा। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। और इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप गर्म करोगे तो आयतन बढ़ेगा और क्या होगा? घनत्व घटेगा। यानी कि गर्म करने पर पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटने के बाद वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी द्रव को, क्या है क्वेश्चन? किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति होती है? तो ध्यान रखना, किसी भी गैस को द्रव में बदलने की सबसे सरल स्थिति जो होती है वो कम तापमान और उच्च दाब होती है। क्या होती है? कम तापमान और उच्च दाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे सरल स्थिति यही हो सकती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? अब आर्द्रता क्या होती है? जिसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका हाइग्रोमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर द्वारा वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक, सॉरी, यहाँ पे ठीक है, हाइग्रोमीटर। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। ये जो हाइग्रोमीटर मैंने बताया, इससे क्या मापते हो? वायु की सापेक्षिक आर्द्रता। लेकिन अगर जो आपसे पूछे द्रव की आपेक्षिक आर्द्रता, तो आप यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे? तो आप लगाओगे आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन वायु का पूछा तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, इसका क्या आंसर होगा? क्योंकि ध्यान रखना, जो ऊन होता है वो उष्मा का कुचालक होता है। यह न वायु को अंदर जाने देता है न ही वायु को बाहर आने देता है, इसलिए ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखो, जब भी आप लंबाई को आधा करोगे तो उसका दोलन जो होगा, उसका टाइम पीरियड होगा, उसका आवर्तकाल होगा, घट जाएगा। और लंबाई आप बढ़ाओगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, आवर्तकाल होगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि बच्ची अगर जो झूला झूल रही, कोई बच्ची झूला झूल रही है, वो झूलों पर अचानक खड़ी हो जाए तो
उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो झूले पे वो खड़ी हो जाएगी तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा तथा प्रभावी लंबाई जो होगी वो घट जाएगा, जिससे झूले का आवर्तकाल भी घट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे क्या है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि क्या हो जाएगी, ये √2 गुना घट जाएगी। ठीक है, √2 गुना घट जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है। कुहासा या फिर जिसको हम लोग ओस भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है, तो कुहासा निम्न ताप पर जलवाष्प के द्वारा बनता है। निम्न ताप पर जलवाष्प के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम परिक्षिप्त द्रव कोहरा भी बोलते हैं, इसका उदाहरण है परिक्षिप्त द्रव कोहरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार का होता है। देखो, रेफ्रिजरेशन में शीतलन के लिए एक प्रशीतक द्रव का भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो प्रशीतक द्रव होते हैं वो फ्रियान का उपयोग ही हम करते हैं। इस प्रकार से कुछ आपका रेफ्रिजरेटर होता है। आपको पता है फ्रीजर हमेशा ऊपर होते हैं, आपके जो फ्रिज आ रहा है उसमें नीचे होते हैं, लेकिन फ्रीजर हमेशा ऊपर ही रखे जाते हैं। या शीतलन प्रणाली जो होती है सदैव टॉप पर होती है। क्यों? क्योंकि जो वायु होती है, गर्म वायु होती है, वो हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठ से यहाँ पे शीतलन प्रणाली तक आती है। ठीक है, यहाँ पे शीतलन किसके द्वारा होता है, वाष्पशील द्रव के द्वारा, ध्यान रखना, वाष्पशील द्रव के द्वारा। यहाँ पे इसके संपर्क में आती है तो ये ठंडी होती है, ठंडी होकर फिर नीचे आती है, नीचे आके वस्तु को ठंडा करती है। यही काम होता है यहाँ पे। जो हल्की वायु होती है यानी कि गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है, ऊपर से ठंडी होकर नीचे आके वस्तु को ठंडा करती है। यही काम होता है रेफ्रिजरेटर में। और इसमें एक प्रशीतक का उपयोग किया जाता है। प्रशीतक द्रव के रूप में ज़्यादातर फ्रियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, हम लघु तरंगों के प्रसारण को दीर्घ तरंगों के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना ऊर्जा अधिक होती है। किसकी? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में ऊर्जा अधिक होती है। इस कारण से हम लघु तरंगों को अच्छी तरीके से सुन सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने पर उसकी खुशबू पूरे कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा होता है विसरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस तापमापी क्या है क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है। तो क्योंकि वो गैस इसमें क्या होता है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है, इसलिए द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, अधिक अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, राइट बंधुओं ने कब प्लेन उड़ाया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये उड़ाया था 1902 में, 1902 में सर्वप्रथम। क्वांटम सिद्धांत की बात करें, जो मैक्स का क्वांटम सिद्धांत, ये 1900 में हुआ था। और यहाँ पे मार्कोनी ने बेतार जो संयंत्र पहली बार प्रयोग किया था समुद्र में, तो ये हुआ था 1897 में। और उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन है, इन्होंने सापेक्षिकता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो सिद्धांत है उसको कब प्रस्तुत किया था, ये किया था 1961 में। तो क्वेश्चन आपका सर्वप्रथम कौन सी घटना पहले हुई थी, तो इसका हो जाएगा मार्कोनी का जो बेतार का संकेत भेजे थे, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। वैसे नेक्स्ट है, ऐसा क्यों लगता है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग, देखो खुले पे में जंगल उंगल में आग लगती है तो हमें दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि तेज पवन चलती है तो आग भड़क रही है, आगे लपटे बहुत तेज ऊपर दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आसपास की गर्म वायु होती है वो ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे से प्रवेश करती है और ऐसा लगता है कि आग बहुत तेजी से भड़क रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अभी मैंने बताया ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सब सही, आइसोबार दाब में, आइसोहेल सूर्य का प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। ठीक है, यहाँ पे आपका हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक,
15 की बात करें, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे उत्पन्न होती है? आपको पता होना चाहिए, भाप से। भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इस कारण से हमें भाप से जलने में, गर्म पानी से जल जाओ और भाप से जल जाओ, आपको जलन जो ज़्यादा महसूस होगी भाप से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होगा, सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? एक पैमाना होता है रिएक्टर स्केल, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टर स्केल पे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। देखो, घड़ी के स्प्रिंग में थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने वाली बात है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। आप स्प्रिंग है इस प्रकार से, आप उसको ऐड दो, ऐटने के बाद छोड़ो मत, ऐसे पकड़े रहो, तो वो कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। इसी प्रकार से पूछा जाता है आपका, जो आपका बांध होता है, बांध आपका बना है, उसमें रुकी हुई पानी है, तो बांध की दीवारों में कौन सी स्थितिज ऊर्जा है आपकी? कौन सी ऊर्जा है? बांध बनाकर इकट्ठा गए पानी में ऊर्जा है आपकी स्थितिज ऊर्जा। और आपसे पूछा जाता है तनी हुई जो स्प्रिंग है उसमें कौन सी ऊर्जा है? उसमें भी स्थितिज ऊर्जा है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम ताप ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ताप ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, ध्वनि ऊर्जा नहीं गुजर सकती। ध्यान रखिए, ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग, यानी कि इसको गुजरने के लिए एक प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होगी, और माध्यम नहीं होगा तो निर्वात नहीं गुजर सकती, यानी कि निर्वात में माध्यम नहीं मिलेगा तो निर्वात से ध्वनि तरंग नहीं गुजर सकती। इसके गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। अब बात करें आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटो सेल की जब भी बात करें तो इसमें प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता? विद्युत ऊर्जा में। ठीक, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है आपको ये वीडियो भी पसंद आए होंगे, सारे 20 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार से हम 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और 3 बुक को हम कंप्लीट करेंगे। एक तो हमारा पीडीएफ हो गया, एक तो आपका किरण पब्लिकेशन का बुक हो गया, एक तो आपका तीसरा जो है स्पीड पब्लिकेशन का बुक, जो हम संडे करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, आप मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।